हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो सबसे पहले तो वेलकम टू माय चैनल तेजस एजुकेशन हब पे आप सभी का स्वागत है। भाई, आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले तो देखो, जो जो नए आए हैं वो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। देखो, हमने जो सीरीज चला रखी है डेली राइटिंग प्रैक्टिस की, ठीक है, तो उसमें क्या है, मैं डेली आपको एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। ठीक है। और आप उसके ऊपर ट्राई करते हो, जितना भी आप लिख पाते हो, बाद में मैं उसका मॉडल आंसर है वो आपको क्या है यहाँ पे दिखाता हूं कि आप क्या क्या इसके अंदर लिख सकते थे। देखो, मॉडल आंसर को आप एग्जैक्ट आंसर मत मानना। ये जो है ना, एक प्रकार से मॉडल आंसर का मतलब ये है कि आप ये चीजें लिख सकते थे इसके अंदर। आप क्या है, अपने इनोवेशन के अनुसार या अपने दिमाग में आइडियाज के अनुसार बहुत सारी चीजें और भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक ही चीजें लिखी जाए। तो मैं तो क्या करता हूँ भाई, कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अब ये पॉइंट इसके अंदर डाल के आप उसको क्या है लिख सकते हो। तो मॉडल आंसर कभी भी क्या है ना, एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। अब जितना अच्छा लिखोगे, जितना वैल्यू एडिशन आप करोगे, ठीक है, वो वैल्यू एडिशन आपको उतने ही ज्यादा मार्क्स आपको प्रोवाइड कराएगा। तो आपको वैल्यू एडिशन के ऊपर जरूर ध्यान देना है। तो मान लो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने उसके अंदर नहीं डाली, उस मॉडल आंसर में नहीं डाली है, तो आप क्या करना, आप अपने अनुसार कुछ वैल्यू एडिशन जरूर करके देखना। ठीक है। उससे क्या है, आपके जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे और आपका क्या है आंसर भी एक अच्छा सा, मतलब एक एक परफेक्ट क्या है ना, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक आइडियल जो है ना, एक मतलब भाई उसको आप छू सकते हो अगर आप वैल्यू एडिशन पे ध्यान दोगे। ठीक है। चलो, तो आज का जो है ना, एक सबसे पहले तो देखो आज का कोट देख लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, लिटिल सक्सेस बिल्ड करेक्टर, फास्ट सक्सेस बिल्ड्स करेज एंड एरोगेंस। देखो क्या कह रहा है कि जो धीमी जो सफलता है ना, वो चरित्र का निर्माण करती है। ठीक है। और जो तेज जो सफलताएं मिलती हैं, वो अहंकार और घमंड का निर्माण करती हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही है। और ये जो बात बोली है, ये रतन टाटा के द्वारा बोली गई है। रतन टाटा। ठीक है। तो जो रतन टाटा है उनके द्वारा ये बात बोली गई है। और देखो कितनी अच्छी ये बात है, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। मैंने भी कहीं सोशल मीडिया पे इसको पढ़ा था तो मेरे को भी अच्छा लगा। देखो इसका, अब देखो इसका मतलब क्या है, हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कई बार आपके पास इसी प्रकार के ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे में भी आ जाते हैं, या इनको आप क्या है एथिक्स वाले सेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। चलो समझते हैं एक बार क्या है। देखो, धीमी सफलता का मतलब क्या है। धीमी सफलता का मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं जो धीरे 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 अपना काम करते रहेंगे। सिलेबस जैसे कि आप लोग हो, मैं आप लोगों से ही उठाता हूं, जैसे धीरे धीरे आप लोग डेली बेसिस के ऊपर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हो, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप ये देखते हो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। वो क्या दर्शाता है, वो बचपन में कहावतें नहीं होती थी, बूंद बूंद से सागर बनता है। अनाज के, अनाज कह रहा हूं, जैसे कि भाई जो एक प्रकार से जो रेत के जो दाने हैं, रेत के जो दाने हैं, वो क्या है पूरा रेगिस्तान बना देते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब, धीरे धीरे अगर हम अपनी रेस में दौड़ते रहेंगे तो आपको सक्सेस तो मिलनी है, लेकिन वो जो सक्सेस होगी ना, वो आपको ज्यादा घमंडी नहीं बनाएगी, क्योंकि उसमें आपके जो पैर है वो जमीन पे रहेंगे। उसमें क्या है ना, जो लोग होंगे आपका, जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, या फिर जिन लोगों ने आपके इस मतलब जर्नी में आपका साथ दिया है, आप उनके शुक्रगुजार रहोगे। आपको हर किसी का रोल पता होगा। तो जो धीमी जो सफलताएं होती है ना, वो आपके चरित्र को बनाती है। आपके अंदर एक संयम का एक क्या है ना भाई, एक वो बोलते हैं ना कि भाई एक ठहराव लेके आता है आपकी जिंदगी में। तो ये जो भी आप सक्सेस आपको मिलेगी, वो आपकी मेहनत के ऊपर होगी। आप अपनी पूरी मेहनत और पूरी लगन से आप उसको कंप्लीट करोगे, यानी उसको पाओगे। लेकिन अगर मान लो जैसे कि भाई कुछ लोग होते हैं, वो क्या है ना, उनकी जो सक्सेस है वो अगर उसमें देखें तो उनको, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको भी अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। जो अहंकार और जो घमंड है ना, ये अगर इसकी बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दी सफलताएं मिल जाती हैं। उनको ये लगता है कि भाई आप जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा डोली चाय वाला।
इनको अचानक से जो सफलताएं मिली है, या फिर मान लो एलवीस यादव, एक टाइम ऐसा आता है कि वो उनको एकदम से क्या है, वो घमंड उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है। उनकी जो सफलताएं हैं वो क्या है ना, वो उनके कैरेक्टर को, यानी उनके अंदर घमंड और अहंकार को ला देती है। ये अचानक से जो सफलताएं मिलती है ना, ये कभी भी मतलब भाई, हालांकि आपको दोनों प्रकार से मिल सकती है सफलताएं, वो अब फास्ट भी मिल सकती है, लिटिल भी, लेकिन कभी भी हमें इस रास्ते को नहीं छोड़ना है, इस करेज को नहीं छोड़ना है। ठीक है, हमें क्या है ना, हमारे जो सक्सेस है उसके लिए हर किसी का जिम्मेदार मतलब भाई, हर किसी को क्या है अपनी सफलता का योगदान देना है। देखो एक एक है ना, सिंपल सी आपको एक बात बताता हूं। देखो, सफलता में मेहनत ही एकमात्र शॉर्टकट होता है। ठीक है, कड़ी मेहनत अगर आप करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आसपास के जो लोग हैं ना, जब आपको सफलता मिल जाती है तो आसपास के लोग आपको, आपकी सराहना करेंगे, आपको आपको मतलब भाई अच्छा अच्छा बोलेंगे, आपको बोलेंगे कि हम आपको प्राउड करते हैं। तो कुछ टाइम के बाद जब आपको अच्छा अच्छा सुनने को मिलेगा, तो आपके अंदर क्या है, धीरे धीरे एक घमंड आना शुरू हो जाता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं तो हमेशा सफल हो सकता हूं, मैं हमेशा सफलता पा सकता हूं। आप पा सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको सफलता ही मिले। ठीक है, तो देखो इसका एक एग्जांपल और मैं आपको समझा देता हूं, एक बात और बता देता हूं। देखो क्या होता है कि कुछ लोग जो जल्दी सफल होते हैं ना, उनमें उनके जो वो जो भी काम करते हैं, वो उनके जो शौकिया जो चीजें हैं ना, उनमें वो जल्दी से सफल हो जाते हैं, जिसमें उनको मतलब भाई उनका शौक है, उसका उनका जो मन है, उसको वो मतलब भाई अपने दिल से करते हैं, तो उसमें जल्दी सफल हो जाते हैं। लेकिन जब वो उनको सफलता मिल जाती है तो वो क्या है, फीडबैक लेना बंद कर देते हैं। क्योंकि अगर मान लो लोगों से वो फीडबैक लेंगे, तो वो क्या होगा, वो लोग उसको कुछ ऐसी चीजें भी बोलेंगे जो उसके जो है ना चरित्र या फिर उसके व्यक्तित्व को भी चैलेंज करेगा। तो वो क्या है ना, अपने मतलब भाई जब वो फीडबैक मिलता है तो व्यक्तिगत जो आलोचनाएं होती हैं उससे बचने की कोशिश करते हैं, और इसकी वजह से उनके अंदर वो अहंकार आ जाता है। और जो ये अहंकार है, ये धीरे धीरे और धीरे धीरे क्या है, आप लोगों को मतलब भाई आपके जो, आप बोलते हैं कि आप हवा में उड़ने शुरू हो गए हो, ठीक है, ऐसा लोग बोलने लग जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या रहता है, आप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हो जिससे क्या है ना, लोगों के मन में आपका जो आपके आपके लिए जो गर्व उत्पन्न हो रहा था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो धीरे सफलता लेते हैं ना, धीरे जिसको सफलता मिलती है, वो अपने क्षेत्र में पेशेवर होते हैं, एक प्रकार से यूं समझ लो कि एक्सपीरियंस हो जाते हैं, और उनको पता चलता है कि भाई हमने जो सफलता मिली है वो कितनी मेहनत से मिली है, कितने लोगों का योगदान रहा है। और अक्सर ये लोग क्या है, उस फीडबैक, वो अपना फीडबैक मांगते हैं। कहने का मतलब वो अपने जो उन्होंने गलतियां की उनको उसमें क्या है, इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, सुधार मांगते हैं। समझे, तो कहने का मतलब जो ऐसी जो चीजें होती है ना, और देखो ये बहुत सारे लोग है ना ये भी बोलते हैं, देखो इसका एक एंगल और भी होता है कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भाई जो फास्ट, जिसको है ना सक्सेस मिलती है, जो मतलब भाई तेज जिनको सफलताएं मिलती हैं, तो उसमें देखो कई बार क्या होता है ना कि भाई वो आत्म अज्ञानी हो जाते हैं। आत्म अज्ञानी का मतलब क्या हो गया कि भाई अचानक सफलता मिली है उनको, तो वो क्या है ना अपने आप पे गर्व महसूस करने लग जाते हैं, ध्यान दूसरों की बातों पे ध्यान देना छोड़ देते हैं, और झूठी प्रतिष्ठा और जाल में फंस जाते हैं वो। ठीक है, जिससे क्या है कि भाई उनके अंदर एक अहंकार पैदा हो जाता है, वो अपने आप को महान मानने लग जाते हैं, चमत्कार समझने लग जाते हैं कि भाई मैं कुछ भी चमत्कारी कर सकता हूं। अपने जो है ना जो चेतना है उससे वो नहीं सोचते, दिमाग का एक श्रेष्ठ क्या है, उस हिस्सा उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर एक अहंकार या घमंड उत्पन्न हो जाता है। तो आज जो हमने कोट देखा है, इसमें देखो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि आप बहुत सारे इसके एग्जाम्पल भी डाल सकते हो। ठीक है, तो आज जो है ना ये अहंकार वाला इसलिए डाला है क्योंकि आपको पता होगा रावण है, ठीक है, रावण है, उसको तो घमंड हो गया था कि भाई मैंने तो ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे मेरे पास मेरे को मतलब भाई मृत्यु जो है उससे भी बचने का वरदान मिला हुआ था। लेकिन घमंड तो रावण का भी ना रहा, है ना। तो कहने का मतलब जो घमंड है ना वो कभी भी आपके लिए क्या है, अच्छा नहीं है, हानिकारक ही होता है। तो ये जो है ना आज का जो, और सबसे पहले तो आप सभी को आज क्या है, विजयदशमी की भाई हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो रावण है उसका भी घमंड नहीं रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि जो चरित्र जो निर्माण है ना वो धीमी सफलता से मिलता है। आप बस कछुए की चाल से चलते रहो, धीरे 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 अपने टास्क कंप्लीट करते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा आप लोगों को जरूर ये सफलता मिलेगी, और आप लोग क्या है अपनी सफलता के ऊपर मतलब भाई गर्व करोगे। लोग आपके ऊपर गर्व करेंगे, वो आपके कैरेक्टर को बनाएगा। ठीक है, वो आपके कैरेक्टर को बनाएगा। चलो आगे देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन था, मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया था, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, डिस्कस द पोजीशन ऑफ विमेन इन अर्ली मेडिवल इंडिया। भाई प्रारंभिक जो मध्यकालीन भारत है उसमें महिलाओं की जो स्थिति है उसके ऊपर चर्चा करो। ये हमने क्वेश्चन दिया था, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, आज इसके ऊपर इसका जो मॉडल आंसर है वो देखेंगे। दूसरा क्या है, डिस्कस द कमेंट्स ऑफ अल ब्रूनी ऑन इंडियन सोसाइटी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल ब्रूनी है, उन्होंने भारतीय समाज के ऊपर जो टिप्पणियां की थी उसकी चर्चा करनी है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इसका क्या है, इसको आपको लिखना है, आज ट्राई करना है। कल इसका मॉडल आंसर जब आएगा तब उसमें मैच करके देखना कि कितना सही है, क्या लिखा आपने और क्या लिख सकते थे। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, अभी फिलहाल में जो हमारा जो क्वेश्चन था उसका जो सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो चलो मैं उस सॉल्यूशन के ऊपर चलता हूं। ठीक है, चलो देखते हैं इसका जो आंसर जो हमारा जो बनेगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, प्रारंभिक मध्यकाल में भारत की स्थिति पर चर्चा करो। सबसे पहले तो हमें क्या है, एक इंट्रो देना है, सबसे जरूरी है, परिचय देना है। चलो तो इंट्रो में देखो क्या है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी तक फैला हुआ, मतलब भाई जो ये प्रारंभिक जो मध्यकालीन भारत है ये 6 से 12वीं शताब्दी तक फैला हुआ है। और जो महिलाओं की जो स्थिति है इसमें जो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शक्तियों का एक संयोजन देखने को मिला, और उन्होंने उनकी जो उस समय की जो है ना एक प्रकार से पोजीशन है विमेंस की, उसको एक प्रकार से आकार दिया था। जो ये जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों की अगर हम बात करें तो विभिन्न ऐसे क्षेत्र थे, विभिन्न मतलब भाई क्षेत्रों, सामुदायिक या धार्मिक समूह ने विभिन्न विभिन्न लोगों ने विभिन्न विभिन्न प्रकार से अपना योगदान दिया है। लेकिन कुछ इसके व्यापक जो है ना पैटर्न देखे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इसके क्या है भाई, हम ब्रॉड पैटर्न है, सर्टेन पैटर्न है जिसके ऊपर हम क्या है बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एक बेसिक इंट्रो हो जाएगा इसमें। अब इसके बाद देखो सबसे पहले तो भाई धर्म और जो शास्त्रीय प्रभाव है, जो रिलीजियस और जो स्क्रिप्चरल जो है ना इन्फ्लुएंस है, उसकी अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे पहले तो देखो इस अवधि के दौरान हिंदू, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, इनकी भी प्रमुख धार्मिक परंपराएं थी, जिनमें क्या था प्रत्येक ने समाज में महिलाओं की जो भूमिकाओं को प्रभावित किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मनुस्मृति है, या बहुत सारे ऐसे धर्मशास्त्र थे। ठीक है, जो ऐसे भाई जो धर्मशास्त्र जो था हमारा, उसमें क्या था, हिंदू ग्रंथ ये, यहाँ पे जो सामाजिक मापदंडों के महत्वपूर्ण स्रोत मिलते हैं हमें यहाँ पे। कहने का मतलब जो हमारे जो है ना विमेन्स का जो रोल है समाज में, उसके बारे में पता चलता है हमें यहाँ पे। इन ग्रंथों में क्या है, पितृ सत्तात्मक जो मूल्यों पर जोर दिया गया था। भाई पैट्रियार्की सोसाइटी थी उस समय, तो मेन जो है ना एम्फेसिस था, वो जोर था, वो किसके ऊपर था, पितृ सत्तात्मक जो मूल्य थे उनके ऊपर मेन जोर दिया जा रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे देखो महिलाओं के जो है ना, महिलाओं को आमतौर पर पुरुषों के अधीन माना जाता था, जो कि आज भी हमें अपनी सोसाइटी में बहुत जगह देखने को मिलता है। जनरली क्या होता था कि भाई जो जो विमेन्स थी ना वो उनको सबॉर्डिनेट माना जाता था पुरुषों के।
जो मेल के जो जो होता था, और यहाँ पे उनका जो मेन काम क्या था, उनकी जो भूमिकाएं थी ना अक्सर वो घरेलू क्षेत्र तक सीमित थी, यानी घर का ही काम काज करना है उनको। तो यहां तक उनकी जो है ना ये जो भूमिकाएं थी यहां तक सीमित थी। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब देखो एक एक करके थोड़ा सा है ना इन धर्मों के एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैं देखो डिटेल्ड में बता रहा हूं, आप अपने अनुसार क्या है इसको और क्या है छोटा करके लिख लेना, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म की बात करते हैं, भाई हिंदू समाज में महिलाओं की जो मुख्य भूमिका का जो मुख्य कारण था ना, पुरुषों के साथ उनके संबंधों द्वारा परिभाषित की जाती थी। जैसे भाई मेन क्या है ना, देखो हिंदू समाज में जो महिला है उसका जो मेन जो है ना, अगर हम देखें तो मेन जो रोल है विमेन्स का वो डिफाइन किया जाता था जो मैन है उसके रिलेशनशिप के आधार पर। जैसे कि भाई एक आदमी है उसका एक महिला से जो रिलेशन है वो बेटी पत्नी माता यही तो हो सकता था। मनुस्मृति में क्या है, महिलाओं के लिए एक आदर्श व्यवहार की रूपरेखा तैयार की गई है। भाई मनुस्मृति में क्या बोला गया कि भाई जो आइडियल विमेन कैसी होती है, ठीक है, उसके बारे में उनकी क्या एक प्रकार से जो है ना एक रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसमें क्या था कि भाई उनके पूरे जीवन में पुरुष अधिकार के प्रति आज्ञाकारिता पर जोर दिया गया। कहने का मतलब यह था कि जो विमेन्स है ना उनको उन मेल जो अथॉरिटी है, जो मेल जो है ना अधिकार है, जो मेल अथॉरिटी है उनको क्या करना पड़ता, उनका क्या है पालन करना पड़ता था, ओबीडियंट रहना पड़ता था उनके प्रति, ठीक है। यानी जो मेल जो बोलेगा, जो पुरुष बोलेगा वही उसको पूरे जीवन में करना है। जैसे विधवाओं की विशेष रूप से सामाजिक सीमित सामाजिक स्थिति और सवायता थी। कहने का मतलब यही है कि जो विडो जो थी ना उनकी जो है ना जो उनका जो स्टेटस था वो बहुत लिमिटेड था, लिमिटेड स्टेटस था उनका, मतलब उनको इतने ज्यादा वो मतलब अधिकार नहीं दिए हुए थे, ठीक है। हालांकि देखो हालांकि कुछ अपवाद थे, जैसे राजघराने वगैरह होते थे ना या उच्च जाति के जो पृष्ठभूमि से कुछ महिलाएं जो होती थी उनके पास सत्ता होती थी, वे दरबार में राजनीति में भी प्रभाव डालते थे। कहने का मतलब जो ऐसे मतलब भाई जो हाईली क्लास जो वीमेन होती थी वो अपने जो है मतलब भाई वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती थी, इन्फ्लुएंस करती थी कोर्ट ऑफ पॉलिटिक्स को। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो है ना अपर कास्ट में महिलाएं, वो उस समय कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो अपने जो है ना अपर कास्ट होने का या फिर मान लो भाई सत्ता पावर होने का वो इस्तेमाल भी करती थी, लेकिन हर जगह नहीं था ना। बौद्ध धर्म की देखो बात करें, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करें तो देखो इन धर्मों में कम से कम सिद्धांत रूप में कुछ हद तक अधिक प्रगतिशील विचार प्रस्तुत करते हैं। तो सीधी सी बात है, जब बौद्ध धर्म आया था तो उनका मेन मकसद यह था कि इक्वालिटी, हर किसी को समान अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है, और इसमें महिलाएं भी शामिल थी। तो जैसे ही ये बौद्ध धर्म जैन धर्म आए थे तो इन्होंने क्या किया था कि भाई मोर प्रोग्रेसिव है ना, मतलब भाई ज्यादा प्रोग्रेसिव यानी अधिक प्रगतिशील विचार प्रस्तुत किए उनके, यानी भाई उनको क्या है उनके व्यूज हैं, वो ऐसी थ्योरी दी थी जिसमें वो अपने विचारों को और प्रगतिशील मतलब भाई बना सके। उदाहरण के तौर पर जैसे बौद्ध धर्म में महिलाओं को क्या है ज्ञान प्राप्त करने की संभावना को स्वीकार किया गया कि भाई जो महिला, उससे पहले क्या होता था भाई महिलाओं को जो है ना मतलब भाई ज्ञान प्राप्ति का जो अधिकार नहीं मिला था। लेटर वैदिक पीरियड में ये खत्म हो चुका था, बहुत कम लोग महिलाएं थी जो मतलब भाई ज्ञान प्राप्त करती थी, ठीक है, मतलब भाई एक प्रकार से एजुकेशन वगैरह जो है वो मतलब भाई इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, वो मतलब भाई एक प्रकार से ज्ञान प्राप्ति का मतलब ये हो जाएगा कि इनलाइटनमेंट का जो है ना कि भाई इनलाइटनमेंट की जो बात की जा रही है यहाँ पे भाई वो भी स्वीकार कर ली गई थी बौद्ध धर्म के अंदर कि अब महिलाएं भी क्या है वो बौद्ध भिक्षुनियां बन सकती थी। मठ जो वासी समुदाय में जो प्रमुखता है ना प्राप्त कर सकती थी। कहने का मतलब अगर बौद्ध भिक्षुनी बन गई तो इसका मतलब क्या है वो भाई अपर उसमें चली जाएंगी, लोग क्या करेंगे उनका क्या करेंगे सम्मान करेंगे, ठीक है। जैन धर्म में जो है ना महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। हालांकि उन्हें कभी भी अक्सर पुरुष सत्ता पर निर्भर मतलब भाई अभी भी क्या है पुरुष सत्ता पर निर्भर माना जाता था।
कहने का मतलब ये था कि भाई जो उस समय जो है ना पुरुष जो थे, सत्ता जो थी, वो उनका मतलब भाई मेन इन्फ्लुएंस तब भी था, लेकिन कुछ हद तक है ना थोड़ी सी लिबर्टी मिल गई थी विमेन्स को। ठीक है। अच्छा, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन की बात करते हैं, मैरिज और फैमिली लाइफ की बात करते हैं। तो देखो, मध्ययुगीन भारत में क्या है, विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था थी। विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था थी। एक मिनट रुकना। हेलो। हेलो। सॉरी गाइस, एक कॉल आ गई थी। ठीक है, इसलिए मैंने बीच में ये बंद कर दिया था। देखो, विवाह और पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। देखो, भारत में विवाह एक है ना महत्वपूर्ण संस्था थी, और महिलाओं की जो शादी है ना आमतौर पर कम उम्र में कर दी जाती थी, जिसमें देखो कन्यादान है ना, विवाह में जो बेटी को जो दान देने की जो प्रथा है वो आम थी। पति के परिवार का, पत्नी का पर्याप्त नियंत्रण था। कहने का मतलब ये था कि भाई जो हस्बैंड की जो फैमिली होती थी उसके ऊपर सब्सटेंशियल जो कंट्रोल है ना, वो वाइफ के ऊपर देखने को मिलता था। यानी जो पति का जो जो फैमिली में जो मेंबर होंगे उनका उस वाइफ के ऊपर जो है ना जो कंट्रोल देखने को मिलता था। लेकिन उस समय देखो बहुत सारी ऐसी प्रथाएं भी चालू थी, मतलब भाई जैसे बहु विवाह है, एक विवाह है, यानी पॉलीगैमी भी थी, मोनोगेमी भी थी। ठीक है। तो जो बहु विवाह है विशेष तौर पे जो उच्च वर्ग और राजघराने जो होते थे ना उनके बीच में देखने को मिलते थे। जैसे राजा वगैरह थे वो कई रानियां रखते थे। हालांकि अधिकांश जो आबादी है वो एक विवाह का पालन करती थी। ठीक है। अच्छा, दहेज और दुल्हन की जो कीमत है, कहने का मतलब भाई उस समय क्या था भाई, दहेज प्रथा जो है बहुत ज्यादा प्रचलित थी। और उन जो कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे, समुदाय भी थे जहां पे जो दुल्हन को कीमत से मतलब भाई उनको जो है प्राइस में क्या है लेके जाया जाता था, मतलब भाई पैसे देके और उनसे शादी की जाती थी। तो देखो दोनों प्रणालियां है ना महिलाओं की जो स्थिति और स्वायत्ता स्वायत्तता को क्या है प्रभावित करती है। ठीक है। तो कहने का यही मतलब है कि भाई दोनों प्रकार की जो है ना चीजें देखने को मिलती हैं। ऑटोनॉमी जो है विमेन्स की और उनकी जो है ना स्टेटस है वो किस प्रकार से इफेक्ट हुआ, तो दोनों प्रकार की जो है ना प्रणालियां यहाँ पे देखने को मिलती है। अच्छा, शिक्षा और बौद्धिक जीवन की अगर हम बात करें तो महिलाओं के जो है ना शिक्षा जो प्रतिबंधित थी। भाई क्या होता था यहाँ पे, जो महिलाएं हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था शिक्षा लेने से। खास तौर पे जो ब्राह्मणवादी जो है ना और उच्च जाति के जो वर्गों में वहां पे जो है ना ये बहुत ज्यादा प्रचलित थी। उसके बावजूद क्या है, कुछ महिलाएं विद्वानों के रिकॉर्ड भी हमें देखने को मिलते हैं। यानी इतना कुछ होने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो विद्वान थी उस समय। जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अंदर,
ठीक है। और यहाँ पे जो हिंदू परंपराएं भी थी, उदाहरण के तौर पे देखो, उदाहरण दे रखा है सॉरी, गार्गी और जो मैत्री करके दो विद्वान महिलाएं थी, उनका उदाहरण हमें देखने को मिलता है। हालांकि इस अवधि से पहले भी बहुत सारी ऐसी विद्वान महिलाएं थी, ठीक है, जिन्होंने मतलब भाई, लेकिन जो विरासत है ना, जो महिलाओं को प्रेरित करती है, उनमें गार्गी और मैत्री का बहुत योगदान है। ठीक है, कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे थेरी गाथा करके जो है ना कवि जो थे, जो नन स्कॉलर भी बोला जाता है इनको, बौद्ध भिक्षुनी या विद्वानों में ऐसी जो है ना थेरी गाथा करके एक विमेन थी, जिन्होंने बहुत सारी क्या है ऐसी कुछ रचनाएं भी की हैं, जो कि भाई बौद्ध ग्रंथों में हमें देखने को मिलती है। हालांकि अधिकांश महिलाओं के लिए शिक्षा बहुत सीमित थी, ठीक है, तो बहुत कुछ ऐसी कुछ मतलब ज्यादातर जो महिलाएं थी ना, वो शिक्षा के प्रति उनको क्या है, मतलब शिक्षा लेने से डिस्ट्रिक्ट किया जाता था, मेन ये था। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार और आर्थिक भूमिका। अब सीधी सी बात है भाई, एक मुद्दा तो हमेशा उठता ही रहा है कि भाई प्रॉपर्टी राइट्स मिलने चाहिए कि नहीं महिलाओं को, या इकोनॉमिक रोल क्या होना चाहिए। तो देखो, महिलाओं के जो आर्थिक जो अधिकार है, विशेष रूप से जैसे कि संपत्ति का अधिकार, ये बहुत ज्यादा सीमित थे, लिमिटेड थे। हिंदू कानून के अनुसार महिलाओं को आमतौर पर पैतृक संपत्ति पर कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था, यानी जो पिता की जो संपत्ति है उसके ऊपर महिलाओं का कोई योगदान नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। वे स्त्री धन यानी व्यक्तिगत जो संपत्ति है ना की मालिक हो सकती थी। ये स्त्री धन क्या है, ये वो है जो विवाह के समय उन्हें उपहार के रूप में दिया जाता था, जिसे आप दहेज बोल सकते हो। ठीक है, ये आज भी हमें प्रचलित देखने को मिलती हैं, ये चीजें आज भी हमारे यहाँ पे समाज में प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश में महिलाओं जो है कृषि कार्य और घरेलू श्रम का अभिन्न अंग थी, और शहरी केंद्र में जो महिलाएं हैं वो व्यापार और कारीगर के काम, यहां तक कि मनोरंजन उद्योग जैसे नृत्य किया, गायकियां, उनमें लगी हुई थी। तो ग्रामीण जो परिवेश था ना, ग्रामीण अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो वो कृषि कार्य और घरेलू क्षेत्र में जो है ना श्रम में जुड़ी हुई थी, लेकिन जो शहरों में फिर भी थोड़ा सा प्रोग्रेसिव था, वो व्यापार और कारीगरी से जुड़े हुए थे। अच्छा, राजनीतिक और सामाजिक जो प्रभाव है वो क्या पड़े हैं। ठीक है, तो यहां पे हम थोड़े से अगर पॉलिटिकल और सोशल इन्फ्लुएंस की बात करें तो जैसे कि राज परिवार है, अभिजात वर्ग है। अभिजात वर्ग का मतलब क्या है कि भाई जो आप यू बोल सकते हो एरिस्टोक्रेसी जो वर्ग था ना, जो मतलब भाई पावरफुल मतलब जो लोग होते हैं, तो वहां पे जो महिलाओं को राजनीतिक प्रभाव भी काफी था। अक्सर जो सलाहकारों के रूप में भी काम करती थी वो। ठीक है, एक प्रकार से वो मतलब भाई अपने सलाहकार की तरह काम भी करती थी, वो सलाह भी देती थी अपने परिवार या अपने मान लो भाई जो उस समय जो राजा है उन 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 वो क्या है, एक प्रकार से वो सलाह भी लेते थे महिलाओं से, जो उनके जो फैमिली में जो पावरफुल महिलाएं होती थी। अच्छा, गुप्त साम्राज्य की प्रभाती गुप्ता जो है, ये इनका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि भाई रानियों ने पर्याप्त अधिकार का प्रयोग किया, और ये अभिलेखों से हमें पता चलता है कि उन्होंने भूमि अनुदान जारी किया, प्रशासन के सक्रिय भूमिकाएं भी निभाई। तो ये जो है ना प्रभावती गुप्ता, ये एक हमें बहुत सारे जो है ना मतलब भाई ऐसे गुप्ता काल के जो हमें क्या है, गुप्ता काल के बहुत सारे ऐसी जो है ना इंस्क्रिप्शन वगैरह जो मिले हैं, तो वहां पे हमें क्या पता चला है, हमें यही तो पता चला है कि भाई ये लोग है ना ज्यादातर लैंड वगैरह है, भूमि वगैरह है, उसको ग्रांट देना, या फिर मान लो इनका जो रोल है एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में बहुत अच्छा रोल था, यानी भाई प्रशासन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा यानी सक्रिय जो है ना रोल देखने को मिलता है। और दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो देखो, दक्षिण भारत में भी जो चोल, चेर, पांड्य जो राजवंश थे, इस दौरान शाही परिवारों में महिलाएं मंदिरों का निर्माण भी करवाती थी, कला संरक्षण और दान में भी उनका जो है ना योगदान देखने को मिलता था। तो ये जो है ना, ये हमें सब कुछ देखने को मिलता है दक्षिणी भारत के अंदर। अच्छा, सती और विधवापन की अगर हम बात करें, देखो सती प्रथा की बात करते हैं तो देखो बहुत सारी जैसे विधवाएं होती थी वो आत्मदाह कर लेती थी,
या तो उनके पति की चिता के साथ, या फिर चिता पर, और वो भी मजबूरी में करना पड़ता था उनको, क्योंकि समाज उनको उनसे ये करवाता था। तो जो सती सिस्टम है ना, वो बहुत ज्यादा प्रचलित थी उस समय, और इस अवधि के दौरान भारत के कुछ हिस्सों में ये मौजूद भी थी। हालांकि पूरे पूरे महाद्वीप, ये जो है उपमहाद्वीप जो है, यहाँ पे समान रूप से ऐसा नहीं था। सती जो सिस्टम है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे देखो क्या है, एक प्रकार से बहुत सारे लोग इसको क्या मानते थे कि भाई ये है ना पत्नी भक्ति है, अंतिम जो अभिव्यक्तियों के रूप में इसको देखा जाता था, और जो कि सार्वभौमिक नहीं था। सार्वभौमिक का मतलब आप इसको ये बोल सकते हो कि भाई ये यूनिवर्सल नहीं था। ये इसे क्या मानते थे, जो सती सिस्टम को अल्टीमेटली क्या मानते थे कि भाई जो वाइफ है उसका डिवोशन मानते थे अपने पति के प्रति, और जो कि बहुत ही गलत था। आप जिंदा किसी महिलाओं को उसके पति की चिता के साथ जला रहे हो, तो ये जो गलत था। कई महिलाएं और जो है ना पतियों के बाद भी उनके परिवार के साथ सीमित परिस्थितियों में रहती थी। वो कहने का मतलब ये था, जो पॉलीगैमी थी, पॉलीगैमी में क्या था कि भाई एक पति है, वो दो दो तीन तीन महिलाओं से शादी कर रहा है। तो ये जो था ना, परिवार में सीमित जो है ना परिस्थितियां होने के बावजूद भी उनको, पत्नियों को उन कई महिलाओं के साथ या अपने पति के साथ रहना पड़ता था। तो ये जो है ना, और देखो ये क्या दिखाता था, पत्नी की भक्ति, पत्नी भक्ति, पति भक्ति जो भी है कि भाई उसको अपने पति के अलावा और कहीं नहीं। तो कहने का मतलब ये जो है ना चीजें कठोर, मतलब भाई कई बार जो ये विधवापन है अक्सर कठोर हो जाता था, जिससे कभी कभार जो सामाजिक बहिष्कार का सामना भी करना पड़ता था। ठीक है, विधवाओं को बहुत सारी जो है ना तरह की बातें सुननी पड़ती थी। ये जो सार्वजनिक जो जीवन है ना, उनकी जो भागीदारी है वो सीमित थी। उन्हें अपने व्यवहार और जो आवागमन है उनके प्रति क्या है, कई बार प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ता था। लोग उनको क्या है भाई, उनको एक प्रकार से रिस्ट्रिक्टेड कर देते थे। बहुत सारी मतलब भाई जो पब्लिक लाइफ में उनकी जो भागीदारी सीमित कर देते थे, लिमिटेड कर देते थे। तो ये जो है ना यहाँ पे देखने को मिलता था। अच्छा, रीजनल जो है ना क्षेत्रीय विविधता है, रीजनल वेरिएशन की अगर मैं बात करूं तो देखो रीजन वाइज भी हमें बहुत सारी जो महिलाओं की जो स्थिति है उसके बारे में पता चलता है। जैसे दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के कई हिस्सों में जो महिलाओं को जो है ना अपेक्षाकृत जो अधिक सामाजिक है ना, एक आप ये बोल सकते हो ऑटोनॉमी मिली हुई थी, स्वायत्ता मिली हुई थी। जैसे केरल के मरुमकथम प्रणाली है, उसमें क्या बोलता है, यहाँ पे जो है ना कुछ पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। महिलाओं को संपत्ति का मतलब भाई अधिकार मिलता है यहाँ पे। स्थानीय जो शासन या मंदिर जो प्रबंधन है उसमें भी महिलाएं शामिल होती थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है ना महिलाओं का जो स्टेटस है वो थोड़ा अच्छा था। मात्र सत्तात्मक व्यवस्थाएं थी यहाँ पे, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी यहाँ पे। ठीक है, तो इसका क्या नाम था, मरुमकथम प्रणाली, मरुमकथम सिस्टम भी बोलते हैं इसको, केरला का। अच्छा, उत्तरी भारत की बात करें तो देखो ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें उत्तरी भारत में अधिक प्रमुख मतलब भाई बाहरी जो मतलब भाई आप ये बोल सकते हो कि ब्राह्मण ग्रंथों का प्रभाव है ना उत्तरी भारत में ज्यादा है। इससे क्या है, महिलाओं को अधिक कठोर सामाजिक मापदंडों से क्या है गुजरना पड़ता था। ठीक है, विशेष रूप से जैसे कि राजपूत राज्य थे, जैसे उनके उदय के दौरान क्या है और उनके बाद उसके बाद सच था कि भाई महिलाएं जो है ना सम्मान और जो शुद्धता के आदर्शों का बहुत जोर दिया जाता था। भाई जो आइडियल फीमेल ओनर है, ठीक है, चैसिटी जो है स्ट्रांगली एम्फेसाइज की जाती थी, तो उनके ऊपर क्या है ज्यादा जोर दिया जाता था। इसका निष्कर्ष देखो क्या है, निष्कर्ष क्या निकला, देखो प्रारंभिक आधुनिक जो है ना मतलब प्रारंभिक जो मध्ययुगीन जो भारत है उसमें महिलाओं की जो स्थिति है वो जटिल और विविध थी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स थी और बहुत ज्यादा मतलब भाई वेरीड करती थी एक प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे क्या था भाई, धार्मिक परंपराएं थी, क्षेत्रीय प्रथाएं थी, राजनीतिक और जो सामाजिक संरचनाएं थी उनको प्रभावित करती थी। जबकि महिलाओं के को आमतौर पर सीमित जो है ना स्वायत्तता भी मिलती थी, वे पितृसत्तात्मक मापदंडों के अधीन थी। ठीक है, और जो उल्लेखनीय विवाह अपवाद क्या थे, विशेष रूप से शाही और कुलीन जो महिलाओं के बीच में है ना
यहाँ पे हमें कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं कि भाई ये है ना कुछ अच्छी पोजीशन पे थे, इनके पास कुछ क्षेत्रीय शक्ति और प्रभाव भी थी। इसके अतिरिक्त कुछ धार्मिक समुदाय और क्षेत्रों में महिलाओं को थोड़ी अधिक स्वतंत्रता दी थी, विशेष रूप से शिक्षा, संपत्ति के अधिकार का, और जो आध्यात्मिक जीवन से रिलेटेड जो मामले हैं उनमें। तो यहाँ पे क्या है, कुछ धर्म वगैरह थे, उन्होंने उनको क्या है कुछ जो है ना स्वतंत्रता दे रखी थी। कुछ मतलब आप यूं बोल सकते हो कि भाई आप कि भाई उनको कुछ राइट्स दे रखे थे, ठीक है, फ्रीडम के, एजुकेशन के, प्रॉपर्टी राइट के, स्पिरिचुअल लाइफ के, ये कुछ अधिकार दे रखे थे। तो ये हमारा जो है ना आज का क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। और इसको एक बार इंग्लिश में आपको मैं एक बार दिखा देता हूं, इसका क्या क्या इसके हो सकते हैं। देखो आप इसको क्या है पॉज कर करके एक बार पढ़ लेना जो भी इसके अंदर है, ठीक है। तो पॉज एक बार कर लेना। जैसे रिलीजियस है और जो स्कल्पचर इन्फ्लुएंस है उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो मैंने बताया था कुछ मनुस्मृति और जो धर्मशास्त्र वगैरह है, ठीक है। हिंदुइज्म और जो बुद्धिज्म के बारे में अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे जो विमेन्स है उनका रोल अलग अलग था। हिंदुइज्म में भाई वो ज्यादातर क्या है विमेन रिलेशंस के बारे में बात करते थे, ठीक है। बुद्धिज्म जैनिज्म में क्या था कि थोड़ा सा उनका जो है ना सुधार था, क्योंकि उनको क्या है मतलब भाई बहुत सारे ऐसे अधिकार मिले हुए थे। मैरिज लाइफ की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है मतलब भाई सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन आप मान सकते हो मैरिज को, उसका जो है ना हमें प्रभाव देखने को मिलता था, ठीक है। यहाँ पे पोलोगैमी, मोनोगैमी दोनों प्रकार की क्या है शादियां देखने को मिली है। डोवरी सिस्टम भी था, ब्राइड प्राइस भी था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एजुकेशन में बात करें तो एजुकेशन जो है ना इंटेलेक्चुअल लाइफ में जैन धर्म, बुद्धिज्म वाले हैं, जो ऐसे धर्म है जिन्होंने क्या है, और हिंदू है, ट्रेडिशन है, वहां पे हमें क्या कुछ ऐसे विमेन्स के भी रिकॉर्ड मिले हैं जो मतलब भाई जिन्होंने मतलब भाई अच्छा योगदान दिया है, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे कि देखो प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें तो प्रॉपर्टी राइट्स और जो इकोनॉमिक रोल है उसमें भी है ना विमेन्स को इतना अधिकार नहीं था उस समय के अनुसार, ठीक है। पॉलिटिकल और सोशल इन्फ्लुएंस में देखें तो देखो हमने एक एग्जांपल देखा जो क्वीन प्रभावती है और जो गुप्ता एम्पायर है उनके बारे में, ठीक है, कि कैसे कैसे उन्होंने मतलब भाई योगदान दिया था। चोल, चेरा, पांड्या डायनेस्टी वगैरह है, यहाँ पे भी विमेन्स और जो रॉयल फैमिलीज हैं उन्होंने कैसे टेम्पल कंस्ट्रक्शन और पैट्रोनेज ऑफ आर्ट या चैरिटी के ऊपर इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। सती सिस्टम और जो विडोहुड है उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो हमने देखो ये 6-7 कुछ पॉइंट लिखे हैं। जैसे रीजनल लेवल के ऊपर भी देखा, रीजनल लेवल के ऊपर कुछ वेरिएशन थी, ठीक है। तो साउथ इंडिया है उसमें कैसा रहा था, नॉर्थ इंडिया में कैसा रहा था, और लास्ट में देखो हमने क्या देखा, कंक्लूजन देखा। कंक्लूजन में हमने देखा ये कि भाई किस प्रकार से अर्ली मिडाइवल इंडिया में भाई जो कॉम्प्लेक्स जो है ना हायरार्की सिस्टम और ये सब जो ट्रेडिशन है उसके चलते कैसे कैसे मतलब भाई प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है। तो ये हमारा क्या है आज का आंसर था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग इसको जरूर लिख के देखोगे एक बार। जिसने नहीं लिखा है एक बार जरूर ट्राई करना है। और मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूं कल के लिए। कल आपको ट्राई करना है डिस्कस द कमेंट ऑफ अल ब्रूनी ऑन इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज पर अल ब्रूनी की टिप्पणियों पर चर्चा करें कि भाई जब अल ब्रूनी आए थे उन्होंने भाई क्या क्या टिप्पणी की इंडिया के बारे में, उन्होंने जो बुक लिखी उसमें क्या क्या बोला इंडिया के बारे में, वहां के समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।